कोऑर्डिनेशन के ऊपर। इससे पहले हमने ऑलरेडी देखा था सेल चैप्टर के बारे में। ये सारे टॉपिक्स आपके ईएमआरएस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्पेशली आपका अपना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखा जाता है। आंसर राइटिंग का यही मीनिंग ही है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर को लेकर के, तो वही है इम्पॉर्टेंट। इन सभी चैप्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर एक होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके बारे में हम सब कुछ तो जानते हैं, लेकिन उसको बहुत ही शॉर्ट और स्पेसिफिक वर्ड में हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे उनके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस डेली करते हैं। होपफुली इससे पिछली वीडियो में मैंने जो आपको सेल से रिलेटेड चैप्टर दिया था, उसका जो भी क्वेश्चंस मैंने डाला था, आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी यही प्रैक्टिस आपके मेंस एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझने का सबसे पहले मतलब ये देखो और जानो कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हमें कंट्रोल करना पड़ता है और क्यों हमें कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है। कंट्रोल इसलिए करना पड़ता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिनमें से इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री सब कुछ होता है। लेकिन ये सारे फंक्शंस को हम रिएक्ट कैसे करते हैं? किसी स्टिमुली के थ्रू। अब आपके मन में आएगा कि स्टिमुली होता क्या है। स्टिमुली एक चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच इन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, यानी कि कोई भी चेंजेस जो आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है और उसमें जो आप रिस्पॉन्स करते हैं उसको स्टिमुली करते हैं। यानी कि आपकी द्वारा किया गया कोई भी हाव भाव वाले प्रक्रिया को हम स्टिमुली कहते हैं। यानी सपोज सोच लो, अगर आपको अभी चींटी काटे, तो चींटी काटने पे आप उस पर रिएक्ट करोगे ना कि ओह मुझे चींटी ने काट लिया। ये क्या था? एक स्टिमुली था जो एक चींटी के काटने से आपके अंदर आया और आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड किए। ठीक है, और वैसे ही रिस्पॉन्स इम्पॉर्टेंट है, आपके रिएक्शन के ऊपर बात करता है कि ऑर्गेनिज्म को जो स्टिमुली मिलता है उसके ऊपर क्या रिएक्शन या क्या रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में। ये क्या करता है, स्टिमुली और रिस्पॉन्स दोनों हमारे साथ साथ काम करता है हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे। इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। और जब ये दोनों साथ चल रहा होता है तो हम कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बिठा रहे होते हैं। देखो, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि सपोज अगर आपको कोल्ड एंड कफ हो गया, तो कोल्ड एंड कफ में क्या होता है कि वो आपका कह सकते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन है, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो सडनली होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आपका इनर बॉडी आपको एक स्टिमुली प्रोवाइड करता है जिस पे आप खांसना शुरू करते हो, और उसका रिस्पॉन्स आप कैसे लेते हो? अपने हाथों को अपने नाक के पास या अपने मुंह के पास रख कर के खांसते हो। तो ये क्या दिखाता है कि आप एक स्टिमुली के साथ अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो, यानी कि आपका स्टिमुली और आपका रिस्पॉन्स दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाए हुए हैं। तो इसी को तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन, और इसी को कंट्रोल भी कहते हैं। कि अगर आप सपोज खांस रहे हो या छींक रहे हो, तो आप अपने हाथों को अपने मुंह के ऊपर नाक के ऊपर रखे हुए हो, यानी आपका जो फंक्शन है अपने बॉडी के ऊपर, रिएक्शन जो भी है आप उसके साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो। ये उसी की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब हम कोऑर्डिनेशन की जब बात कर रहे हैं कि बहुत सारे फंक्शन में कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है स्टिमुली और रिस्पॉन्स साथ में मिलने से, तो कौन कौन से कोऑर्डिनेशन होते हैं एनिमल्स के अंदर? सबसे पहला कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम, और दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, कोऑर्डिनेशन ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो ग्लैंड्स, मसल्स, ब्रेन, इन सब चीज़ों से बना हुआ है। तो जब हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब की बात करते हैं तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ब्रेन हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड हो। वहीं इंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर हम ऑलमोस्ट ग्लैंड्स के ऊपर बात करते हैं कि ग्लैंड्स क्या है, कौन सा ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, कैसे करता है, उन सभी के ऊपर।
पर यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं एनिमल्स का, तो हम यहाँ पे सबसे पहले नर्वस सिस्टम को देखेंगे। जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है क्रेनियल नर्व्स, जो कहाँ से अराइज होते हैं, हमारे ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स जो अराइज होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। देखो, जब नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें नर्वस टिश्यू के बारे में जानना होगा। नर्वस टिश्यू जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है हमारे सेल्स का, क्योंकि ये नर्वस टिश्यू हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में फैला हुआ है, हमारे ब्रेन से लेकर के हमें पूरी बॉडी पार्ट्स में। और इसके अंदर न्यूरॉन्स रहते हैं। नर्वस सिस्टम का अगर आपसे पूछा जाए यूनिट क्या होता है नर्वस सिस्टम की, तो आप उसको कहोगे न्यूरॉन्स होता है। सिंगल न्यूरॉन से ही कोई भी एक्शन या फिर रिएक्शन डिटेक्ट और प्रोड्यूस होता है। कोई भी स्टिमुली जो हम अपने अंदर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम सबसे पहले रिसेप्टर समझते हैं कि रिसेप्टर क्या होता है। सेल, टिश्यू और ऑर्गन दैट रिसीव द स्टिमुलस इज कॉल्ड द रिसेप्टर। आप जो भी स्टिमुली को रिसीव करेगा उसी को हम कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर में मैंने बताया सेल होता है, टिश्यू होता है और ऑर्गन होता है। तो इन सबों में कौन से सेंस ऑर्गन्स आते हैं और क्या उनको स्टिमुली मिलता है, उनके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहला अगर रिसेप्टर बात करते हैं, फोटो रिसेप्टर होता है। फोटो रिसेप्टर जो है कहीं ना कहीं आईज से रिलेटेड है। और जब हम आईज की बात करते हैं तो आईज को देखने में हेल्प कौन करता है, लाइट। तो उसका स्टिमुली क्या हो गया, लाइट हो गया। देन हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है वो हमारे सुगंध लेने के लिए, हम अपने नाक से किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्मेल ले पाते हैं, वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की वजह से ही ले पाते हैं। जिसका सेंस ऑर्गन हो जाएगा नोज और स्टिमुली हो जाएगा स्मेल लेना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गैस्ट्री रिसेप्टर। गैस्ट्री रिसेप्टर जो होता है वो टंग के लिए यानी कि स्वाद के लिए होता है, उसको हम टेस्ट के लिए देखते हैं, इसका स्टिमुली टेस्ट हो जाएगा। देन फोनो रिसेप्टर। अब फोनो रिसेप्टर मतलब क्या होता है, ये सुनने के लिए यूज होता है, जो हमारे कान के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो कहाँ इसका सेंस ऑर्गन हो जाएगा, हमारे ईयर का। और क्या स्टिमुली लेगा, साउंड का स्टिमुली लेगा। देन थर्मो रिसेप्टर्स देखते हैं कि थर्मो रिसेप्टर्स क्या होता है। थर्मो रिसेप्टर हमारे स्किन के ऊपर रिएक्ट करता है, तो इसके लिए सेंस ऑर्गन जो हो जाएगा हमारा स्किन हो जाएगा। और जैसे कि हीट हो, कोल्ड हो, ये सब चीज़ का महसूस जो हम कर पाते हैं किसकी वजह से, थर्मो रिसेप्टर की वजह से। नोसियो रिसेप्टर जो होता है वो भी स्किन के ऊपर काम करता है, लेकिन ये क्या हमें फील कराता है, पेन का। सपोज आपको कहीं चोट लग गया तो वहाँ पे उस वक्त उस चोट की एहसास कौन दिला रहा होता है, नोसियो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्टर्स के बारे में कि इफेक्टर्स क्या होते हैं। कोई भी मसल, टिश्यू, ग्लैंड, ये सब जो आपस में रिस्पॉन्स करता है किसी स्टिमुली पे, उसको कहते हैं इफेक्टर। सपोज आप कहीं जा रहे हो बाईसाइकिल से और सामने से कोई बहुत बड़ी बस आ रही है और आप रॉन्ग साइड जा रहे हो, उस वक्त में क्या होगा, आपका अपना मसल जो होता है, सो आपका टिश्यू हुआ सो और ग्लैंड्स हुआ, वो सब रिएक्ट करेगा। अब बोलोगे कि ग्लैंड्स में कौन सा ग्लैंड रिएक्ट करेगा, तो एड्रेनल ग्लैंड। हम सब जानते हैं कि एड्रेनालाइन ग्लैंड जो है उसको हम 3F फैक्टर से नाम जानते हैं। 3F फैक्टर मतलब होता है फायर, फाइट एंड फ्लाइट। मतलब क्या, जब भी कुछ मुसीबत आती है, कोई भी डर का सामना करना होता है, तो उस वक्त में एड्रेनालाइन ग्लैंड जो होता है वो एड्रेनलिन्स को रिप्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे ग्लैंड रिएक्ट कर रहा है मसल्स। अब हम सामने से बहुत बड़ी गाड़ी को आके देखते हैं तो हम अपने मसल को रिएक्ट बनाते हैं और वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, तो हम फास्टली फास्टली पेंडल मतलब लगा रहे होते हैं, तो वहाँ पे मसल भी तो रिएक्ट कर रहा होता है। तो इन सभी के एक साथ रिएक्ट करने को, एक साथ रिस्पॉन्स करने को हम इफेक्टर कहते हैं।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये बेसिक यूनिट है हमारी नर्वस सिस्टम का, ठीक है। देखो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी का। साथ ही मैसेज को कैरी करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू और फास्टली ट्रांसफर करता है हमारे ब्रेन के पास। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये रहा आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा अपने घर पे, और आपके आंसर राइटिंग में ये हेल्पफुल भी होगा। इस स्ट्रक्चर में देखो, ये जो अपर पार्ट है, ये वाले सारे, इसको क्या कहा गया है, डेंड्राइट। ये क्या करता है, सबसे पहले कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को। कोई भी स्टिमुली आती है तो उस स्टिमुली का सबसे पहले कलेक्शन कौन करता है, डेंड्राइट करता है। उसके बाद इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है। देन सेल बॉडी, ये क्या करता है, टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेंड्राइट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट करता है और आगे भेजता है, ठीक है। देन एक्सन, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रेवल कराता है एक्सॉन के पास। ये इसका सेल बॉडी हो गया। ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका डेंड्राइट वाला पार्ट है, डेंड्राइट के साथ जुड़ा हुआ पार्ट है, और ये इसका टेल वाला पार्ट है। तो एक्सन जो है वो सारी चीज़ को ट्रांसफ़र कराता है इसके टेल वाले पार्ट पे, और इसका टेल वाले पार्ट पे जो है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ये केमिकल्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ब्रेन के पास सीधा मैसेज पहुँचा देते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, नर्व एंडिंग कहते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिलीज़ करता है एज ए केमिकल फॉर्म में, जो पहुँच जाता है हमारे ब्रेन के पास। देखो, अब यहाँ पे है साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जो जुड़ाव होता है उसको ही हम कहते हैं साइनैप्स। यानी कि एक न्यूरॉन का जो टेल वाला पार्ट है वो दूसरे न्यूरॉन के हेड वाले पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, उसको कहते हैं साइनैप्स। इससे क्या होता है कि फटाफट जो स्टिमुली मिला हुआ होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, वो ट्रांसफ़र होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। साइनैप्स को अगर हम इंग्लिश में देखिए तो कैसे लिखेंगे, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ साइनैप्स। There is a release of chemical substance at the synapse between two neurons which help in the transmission of electric impulse। जो दो न्यूरॉन्स के बीच में सब केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, वही हेल्प करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करने में और ट्रांसमिट करने में। अब देखो, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो हेल्प करता है ट्रांसमिशन का नर्व इम्पल्स को, ठीक है, ये याद रखना। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बिटवीन टू न्यूरॉन। अब हम देखते हैं दो न्यूरॉन के बीच में किस प्रकार का ट्रांसमिशन होता है। देखो, सबसे पहले एक रिसेप्टर मिलता है स्टिमुलस के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ये स्टिमुलस जो होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है डेंड्राइट के टिप पे, यानी कि यहाँ पे स्टिमुलस मिलने के बाद वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है यहाँ पे। उसके बाद ये जो है न्यूक्लियस के पास भेजता है, और न्यूक्लियस जो है इसको बॉडी के पास ट्रांसफ़र करता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को। किसके हेल्प से, न्यूक्लियस के हेल्प से। उसके बाद इम्पल्स जो है ट्रेवल करता है डेंड्राइट टू सेल बॉडी, यानी कि डेंड्राइट से ये सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र होने के बाद ये इम्पल्स जो है ट्रेवल करता है एक्सॉन की तरफ, ठीक है। और लास्ट में ये रीच करता है किसकी तरफ, नर्व एंडिंग के पास, और नर्व एंडिंग से ये फिर रिलीज होता है और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास पहुंच जाता है। तो इसी को कहते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। देखो, इसके लास्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड देने वाली हूँ।
आपको उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है घर पे। जब चैप्टर पढ़ लो तो सबसे पहले उस चैप्टर से क्वेश्चंस देखो कि आपने उस क्वेश्चंस को कितने अच्छे से समझ लिया है, उस टॉपिक को कैसे समझ लिया है, और उस क्वेश्चंस का सारा आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं हर चैप्टर पढ़ाने के बाद हर चैप्टर से 5 क्वेश्चंस अपलोड कर दिया करूँगी, बिल्कुल लिख करके, जहाँ आपको ये बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि कैसे हमें करना है। अगर आप सभी को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आप अपलोड करिए आंसर राइटिंग को भी एज ए पीडीएफ के फॉर्म में। मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगी कि कैसे लिखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? देखो, कोई भी जो नर्व एंडिंग है हमारे न्यूरॉन का, वो किसी न किसी मसल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये मैसेज ला करके हमारे मसल के पास पहुंचाता है। इसी को कहते हैं हम क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही जो है वो स्पेसिफिक पार्ट को जो है परफॉर्म कर रहा होता है एक्शन रिएक्शन के रूप में। ना देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस, प्रेजेंस ऑफ स्टिमुली क्या करता है? रिसेप्टर के हेल्प से रिसीव करता है स्टिमुलस को। उसके बाद ये इम्पल्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के पास जाता है, और न्यूरॉन्स ये इम्पल्स को जो है कंडक्शन के थ्रू इम्पल्स कराता है न्यूरॉन्स। और फिर सारा इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंच जाता है, और वहाँ पहुंचने के बाद जो होता है सेंसरी न्यूरॉन से लेकर के मोटर न्यूरॉन्स के पास वो ट्रांसफ़र होता है। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है? जहाँ हमें रिएक्ट करना होता है वहाँ जाके वो इंफॉर्मेशन को रिएक्ट करता है, और इन सभी रिस्पॉन्ड को क्या कहा जाता है? इफेक्टर्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितना टाइप का न्यूरॉन्स होता है। देखो, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को देखते हैं। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है? इम्पल्स को ट्रांसमिट कराता है रिसेप्टर से, ठीक है। कि कोई भी उसको स्टिमुली मिला है, उस वक्त जो इम्पल्स जनरेट हुआ है वो इस रिसेप्टर की हेल्प से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है, उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और फिर दूसरा देखते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो रिएक्ट करता है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स की हेल्प से उसको मैसेज मिला है, उस मैसेज पे उसको कैसे रिएक्ट करना है, इसका हेल्प ये काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन्स करता है। और इसी काम की हेल्प में क्या होता है? हमारा मसल और ग्लैंड दोनों एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिले न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है। कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करने को रिले न्यूरॉन्स या फिर इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। देखो, जैसे कि कोई इफेक्ट रिसेप्टर आया हमारे पास और इफेक्टर आया, तो रिसेप्टर को रिसीव कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन्स। और सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर को रिसीव करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाता है। जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास ये पहुंचता है तो ये काम कौन कर रहा होता है? रिले न्यूरॉन कर रहा होता है। और उसके बाद एक स्पेसिफिक हमें कमांड मिलता है कि हमें इस चीज़ पे ऐसे रिएक्ट करना है। तो ये रिएक्शन का काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन करता है। और इसी मोटर न्यूरॉन के काम को हम कहते हैं इफेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मसल कैसे मूव करता है, इस चीज़ के बारे में। मसल मूव करता है अपना शेप को छोटा बड़ा करके। अगर कोई हाथ को आप मोड़ते हो और खोलते हो तो उसमें क्या होता है? मोड़ने में आपका जो मसल है वो छोटा होता है, खोलने में आपका मसल बड़ा होता है। तो इससे क्या होता है? छोटा और बड़ा मसल के होने से एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है हमारे अंदर, ठीक है। ना रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं। देखो, ये स्टिमुलस का ही पार्ट होता है। स्टिमुलस मिलने पे ही कोई हम सडन एक्शन करते हैं या कोई हम रिएक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि अगर आप गर्म पानी या फिर गर्म चीज़ को छूते हो तो तुरंत अपने हाथ को पीछे हटाते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? आपने रिफ्लेक्ट
एक्शन परफॉर्म किया यानी रिफ्लेक्स मूवमेंट परफॉर्म किया। तो सडन एंड क्विक मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन। इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व डायरेक्टली होता भी है और नहीं भी। कई बार देखो, नहीं इसलिए कहा गया कि गर्म लगने पे हमारा स्किन तुरंत इस चीज़ को समझता है और हाथ अपने आप हट जाता है बिना ब्रेन के कमांड के। कई बार हमें महसूस होता है बहुत देर में, तो हमारा ब्रेन उसको कमांड देता है कि इसको छोड़ो ये गर्म है। तो इसके लिए इसमें डायरेक्टली और किसी तरह इन्वॉल्व है भी और नहीं भी। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है कंट्रोल कर होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, इसलिए इसको कहा गया है ब्रेन नॉट इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली। टाइप ऑफ एक्शन देखो कैसा कैसा होता है। तीन तरह के एक्शंस होते हैं। पहला वॉलेंट्री एक्शन, दूसरा इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन के अंदर क्या होता है, कंट्रोल चीज़ को किया जा सकता है, जैसे कि थिंकिंग एंड ब्रेन इन्वॉल्व। जैसे हम कुछ सोच रहे होते हैं उसके अंदर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। हमें कहीं जाना होता है, हमें कहीं उठना होता है, हमें कहीं बैठना होता है, उन सब के अंदर कौन होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो जहाँ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको वॉलेंट्री एक्शन कहेंगे। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, ये सारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड होता है, जिसके ऊपर कोई थिंकिंग नहीं होती है ब्रेन की इन्वॉल्व, उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे कि ब्लड का पंप कराना, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस ये होता है कि पेरिस्टालिसिस में जब हम अपना खाना खाते हैं तो वो जो मूवमेंट करता है, इस प्रकार का हमारे फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होता है, इसी के हेल्प से हमारा खाना जो है आगे हमारे गट के पास जाता है और गट से स्टमक में अंदर चला आता है। इस मूवमेंट को ही पेरिस्टालिसिस कहा गया है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हमारा अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। देखो, दिल की धड़कन को क्या आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं ना कंट्रोल कर सकते। तो इसको हम एज ए इनवॉलेंट्री एक्शन मानते हैं। आप अपने खाना, पेट का खाना पचने से रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो। ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वही वॉलेंट्री एक्शंस में जैसे कि आप क्या कहते हैं, कुछ देर तक अपना नींद कंट्रोल कर सकते हो, कुछ देर तक आप अपना कोई एक्शन कंट्रोल कर सकते हो। इन सब जिस चीज़ को हम कंट्रोल में कर सकते हैं अपने ब्रेन की हेल्प से, उसको वॉलेंट्री, और जिसको नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड होता है और इसमें बिल्कुल भी ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सडन मूवमेंट में होता है, क्विक मूवमेंट में होता है, इस वजह से। जैसे कि हाथ का पीछे खींचना और हमारा छींकना। छींकना सबसे बड़ा रिफ्लेक्स एक्शन है। इस छींकने के दौरान हमें ब्रेन 1% भी रोक नहीं सकता है। छींक हमें आसानी से आ जाती है और कहीं भी बिना जगह देखे भी हम करते हैं, तो इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन मानते हैं। ठीक है। ना अब हम ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वहाँ ब्रेन ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। देखो, ब्रेन क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है आपस में मिल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और सबसे बड़ी बात है, यही दोनों जो है हमारा सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी है हमारे बॉडी का। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ब्रेन के अंदर तीन तरह के ब्रेन होते हैं। सबसे पहला तो फोर ब्रेन, फिर दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। ठीक है। ये तीनों अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ब्रेन का वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम 1/3 पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है। फोर ब्रेन जो है वो क्या करता है, सबसे पहले मेनली थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। ये कंसिस्ट करता है किसको, सेरिब्रम को। और सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, तो वो सबसे ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म भी करेगा। तो जैसे कि सुनना हुआ, स्मेलिंग हुआ, या फिर आई साइट हुआ,
थिंकिंग हुआ, मेमोरी हुआ, रीजनिंग हुआ, स्पीच हुआ, इंटरप्रिटेशन हुआ, ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस जितने भी हम करते हैं सबको कौन रेगुलेट करता है, सबको कौन कमांड करता है? हमारा सेरिब्रम, हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन हमारे हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को, साथ ही साथ ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को। मिड ब्रेन का काम होता है फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करना, और साथ साथ बहुत सारा इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी कि जिस पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। इनवॉलेंट्री में आपका जैसे कि आता है वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग में भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। साथ ही साथ कभी कभी आपको जो होता है एक्सेस पेन भी होता है किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में, या फिर हेडेक होता है, तो उसमें भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आपका मिड ब्रेन। ठीक है, आपका पेट के अंदर खाना पचाना, यानी कि स्टोमक के अंदर डाइजेशन, ये सब चीज़ कौन कर रहा है? आपका मिड ब्रेन। ये सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, और फोर ब्रेन हिंड ब्रेन को जोड़ रहा होता है मिड ब्रेन। ना अब हम देखते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। ये क्या करता है? बोन्स को रेगुलेट करता है। पॉन्स के अंदर रेगुलेट होता है क्या? ब्रीथिंग रेट और स्लीप साइकिल। ठीक है, मेडुला, सबसे पहले तो हिंड जो है किस चीज़ों को रेगुलेट रखता है? पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम को। ठीक है, इन सब चीज़ों को वो रखता है। तो पॉन्स जो है वो रेगुलेट करता है स्लीप साइकिल को और ब्रीथिंग रेट को। मेडुला जो है हमारा वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, सलाइवा हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सब को कौन रेगुलेट कर रहा होता है? मेडुला। और सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है ये क्या करता है? वॉलेंट्री एक्शंस करता है, जैसे कि हमारे बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, हमारे बॉडी को बैलेंस करना, कोई भी पेंसिल पकड़ना, राइडिंग करना, मतलब बैलेंसिंग के साथ जो काम हम कर रहे होते हैं उसमें किसका हेल्प होता है? सेरिबेलम का हेल्प होता है। और सेरिब्रम जो होता है वो सारा फंक्शन ऑलमोस्ट परफॉर्म करता है, जैसे कि सुनना, सुगंध लेना, देखना, कोई मैथ का रीजनिंग सॉल्व करना, मैथ का इक्वेशन सॉल्व करना, कुछ याद करना, कुछ समझना, कुछ बोलना, ये सारा चीज़ सेरिब्रम करता है। ठीक है, और बैलेंसिंग का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। देखो, ब्रेन एक डब्बा के अंदर बंद होता है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं ब्रेन एक डब्बा के अंदर बंद है, उस डब्बा का नाम होता है क्रेनियम। क्रेनियम जो है वो एक बोनी बॉक्स है जिसको कहते हैं हम स्कल। ठीक है, स्कल के अंदर हमारा ब्रेन बंद होता है, और बंद होना भी चाहिए। ब्रेन जो है बहुत ही नाजुक चीज़ है, अगर इसको थोड़ी सी भी चोट होगी तो ये डैमेज हो जाएगा। और देखो, सबसे बड़ा फैक्टर है इसके डैमेज हो जाने के बाद ये खराब क्यों होता है। सेल के अंदर डिवीज़न की कैपेसिटी होती है, अगर कोई नॉर्मल सेल खराब होता है तो डिवाइड कर लेता है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर डिवीज़न की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ये कभी भी डिवाइड कर ही नहीं सकता। यानी कि एक बार कोई चीज़ खराब हो गया, आपके पास दोबारा आ नहीं सकता, बन नहीं सकता, तो यानी कि वो चीज़ आप बेकार हो गया। वही चीज़ यहाँ ब्रेन में है, न्यूरॉन जब डिवीज़न कर ही नहीं सकता तो उसके अंदर चोट लगने की वजह से बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। ब्रेन ही रेगुलेट नहीं करेगा, तो जब ब्रेन रेगुलेट नहीं करेगा तो पूरा इतना जो बॉडी फंक्शन हम देख रहे हैं वो कैसे होगा? ठीक है, अब देखो हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है ब्रेन के अंदर, ये हमारे सारे फीलिंग्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ना अब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितना ब्रेन इंपॉर्टेंट है उतना स्पाइनल कॉर्ड भी इम्पॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन का के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नाजुक है, और वर्टिब्रल कॉलम जो है या फिर बैकबोन जो है वो हमें हेल्प करता है सीधे खड़े रहने में, हमारे बॉडी को एक शेप देने में। ठीक है, इसके अंदर एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो क्या करता है? प्रोवाइड करता है शॉक एब्जॉर्प्शन को। कोई भी शॉक एब्जॉर्ब कैसे होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की हेल्प से। तो दोस्तों ये सारा ब्रेन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन और पार्ट रहा, साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड का।
नाउ अब हम हार्मोन्स की बात करते हैं। जब हम कोऑर्डिनेशन देखते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो हमें वहाँ हार्मोन्स की भी बात करनी होती है। हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एक्ट करता है एक मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह हमारे बॉडी के अंदर। वहीं अगर हम ग्लैंड की बात करते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर है जो सिक्रीट करता है स्पेसिफिक हार्मोन्स को, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। या बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट भी नहीं करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि कौन सा ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है। सबसे पहले हम ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस की बात देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, रोल इन द रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन्स, रिलीज ग्रोथ हार्मोन, रिलीज हार्मोन रिलीजिंग स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। देखो, हाइपोथैलेमस के अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है और पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन जो है वो भी किसके अंदर होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर। यानी हमारा ग्रोथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, हमारे हाइपोथैलेमस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बहुत बार आप देखते होंगे कि बहुत आदमियों के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है नहीं अगर प्रॉपर वे में होता है तो उनके अंदर ड्वार्फिज्म देखा जाता है, वो आदमी ड्वार्फ हो जाता है, यानी उसको हम बौना देखते हैं ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से। बहुत आदमी बहुत लंबा होता है, उसके अंदर एक्रोमेगली देखा गया है कि एक्रोमेगली हो जाता है, उसमें बहुत लंबाई होता है, शरीर से ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो बहुत लंबा होता है और पाँव बहुत छोटा होता है उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल के अंदर देखा जाता है। ये क्या करता है, चेंजेस लाता है प्यूबर्टी के दौरान। साथ ही साथ ये डेवलप करता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, यानी कि मेल के अंदर जब प्यूबर्टी आता है तो धीरे धीरे उसका मॉस्टेक आना, उसका आवाज़ में भारीपन होना, उसके साथ साथ उसके पीविक एरिया पे हेयर का प्रेजेंट होना, ये सारी चीज़ किसकी हेल्प से आता है, टेस्टोस्टेरोन के हेल्प से आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एड्रेनलिन ग्लैंड। मैंने आपको बताया था एड्रेनलिन ग्लैंड को जो है इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, हम जब कोई भी इमरजेंसी होता है तो हमारा हार्ट रेट जो है बहुत फास्टली बीट करता है। ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन हमारे मसल्स को, और साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक ये हम सारे ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड कराता है। स्किन के थ्रू रिड्यूस करता है, ये हमारे ब्रीथिंग रेट को भी इंक्रीज कर देता है। देखो, एड्रेनलिन ग्लैंड को 3F फैक्टर कहा गया है। 3F फैक्टर इसलिए कहा गया क्योंकि ये फियर, फायर और फ्लाइट का फैक्टर होता है, यानी कि किसी चीज़ को देख के डरना, बोलना, भागना, करना, इन सब किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो क्या करता है, इंसुलिन को रेगुलेट करता है। इंसुलिन जो है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर रहा होता है, और जब ब्लड शुगर लेवल जो है वो अगर हाई होता है तो इंसान के अंदर डायबिटीज़ देखा जाता है। तो इंसुलिन के अंदर ब्लड शुगर रेगुलेट करने की कैपेसिटी होती है, और पैनक्रियाज जो है वो इस चीज़ को, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में रेगुलेट करता है। ठीक है, अब हम थायराइड ग्लैंड्स को देखते हैं। थायराइड ग्लैंड्स जो है वो है हमारे नेक के आसपास और बिलो द लैरिंग्स होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिप्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर। इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है आयोडीन का, क्योंकि ये सिंथेसिस करता है थायरोक्सिन नाम के हार्मोन का। साथ ही साथ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन काउजेस, ये क्या काज करता है, डेफिशिएंसी हमारे बॉडी के अंदर हो जाएगा तो हमें ग्वाइटर नाम की एक डिजीज़ होती है जो काउज होता है। इसका सिम्टम क्या होता है, स्वेलन नेक। ग्वाइटर के अंदर आपका नेक वाला पार्ट जो होता है वो इस तरह से उभर करके फूल जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये रिलीज करता है बहुत सारे हार्मोन्स को, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स को,
जो हेल्प करता है हमारे ग्रोथ का, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट का। साथ ही साथ ये अगर इसकी कमी हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की तो हमारे अंदर डॉर्फिज्म देखा गया और हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो जाइजेंटिज्म देखा गया, यानी कि एक दानव के रूप में फॉर्म, उसको जाइजेंटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन जो है ये प्रोड्यूस होता है ओवरी में। ये हेल्प करता है फीमेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का प्यूबर्टी के दौरान, और एस्ट्रोजन जो है वो भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखो यहाँ हम शॉर्ट में सारे ग्लैंड्स, हार्मोन, उनके फंक्शन और उनसे रिलेटेड डिजीज भी देखते हैं। सबसे पहला हम ग्लैंड बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को रिलीजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को, जो रिलीज करता है हार्मोन्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी ग्रोथ को परफॉर्म करता है, हमारे बोन और मसल के डेवलपमेंट के ऊपर एक्ट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस फॉर्म में होगा तो हमारे अंदर गाइंगेटिज्म नाम की एक डिजीज हो सकती है, और अगर बहुत कम फॉर्म में होगा तो डॉर्फिज्म हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो होता है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन होता है। ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को, फैट मेटाबॉलिज्म को, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? ग्वाइटर होता है। वही पेनक्रियास को देखते हैं। पेनक्रियास क्या रेगुलेट करता है? कौन सा हार्मोन? इंसुलिन को। ये कंट्रोल करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को। अगर एक्सेस हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर तो हमें ये डायबिटीज हो सकता है। उसका एड्रेनलाइन ग्लैंड देखते हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो है हमारी किडनी के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये एड्रेनलाइन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। ये क्या करता है? हमारे बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्टिव फॉर्म में बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिस इन मेल्स। टेस्टिस इन मेल जो होता है वो क्या रिप्रोड्यूस, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि डीप वॉइस हो गया, बियर्ड हो गया, सेक्स ऑर्गन्स हो गया। उसके बाद ओवरीज देखते हैं फीमेल के अंदर। ये एस्ट्रोजन को, ऑस्ट्रोजन को नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ये जो है फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स का बढ़ना, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, और साथ ही साथ सेक्स ऑर्गन्स का। तो ये सारे चीज़ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन से हमारे बॉडी को जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। इनमें से कोई भी अगर एक भी हार्मोन का फंक्शन इम्बैलेंस होता है या फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं करता तो हमारा बॉडी भी अच्छे से काम नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, ना अब हम कोऑर्डिनेशन की जब बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन इन हम प्लांट्स भी देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। तो सबसे पहले आप मूवमेंट देखो। मूवमेंट इन प्लांट्स हम देखें तो दो तरह का मूवमेंट देखा जाता है हमारे प्लांट्स के अंदर। पहला तो नेस्टिक मूवमेंट, दूसरा ट्रॉपिक मूवमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ये जो है इसका रिस्पॉन्स होता है ग्रोथ होना, यानी कि प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रहा है एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल स्टिमुलाई की सनलाइट के मिलने की वजह से, तो उसको कहते हैं ट्रॉपिज्म। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। इसको जिस साइड से सनलाइट मिलेगा इसका ग्रोथ उसी तरफ होगा, सनलाइट की तरफ ही होगा, तो उसी को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स स्टिमुली इज कॉल्ड द पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और ग्रोथ ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम स्टिमुली इज कॉल्ड द नेगेटिव ट्रॉपिज्म। यानी कि सपोज अगर ये एक पौधा है, इस पौधा का ग्रोथ जो है वो इस सनलाइट के अराउंड हो रहा है तो ये जो है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म को शो करता है, लेकिन इसका ग्रोथ जो है अपोजिट हो जाएगा सनलाइट के, तो उसको क्या कहा जाएगा? निगेटिव ट्रॉपिज्म कहा जाएगा। देखो बहुत सारे ये ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप से हम उन सभी को देखते हैं। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म जो है, फोटोट्रॉपिज्म के अंदर क्या होता है? ग्रोथ होता है प्लांट का कौन से लाइट वाले पार्ट की तरफ, जिसको कहा जाता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ये मूवमेंट करता है किसके तरफ? लाइट की तरफ, जैसे कि स्टीम का ग्रो होना,
प्लांट का बेंड होना, जिधर लाइट आ रहा है उसी की तरफ। आप इस ज़्यादातर देखते होगे मनी प्लांट्स के अंदर, मनी प्लांट्स को आप घर में कहीं भी रख देते हो, लेकिन जिधर उसको लाइट का डायरेक्शन मिलता है उसका जो है रिप्रोडक्शन या फिर उसका ग्रोथ जो है उसी तरफ होने लगता है, ये आप देखते होंगे। उसके बाद देखते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म जो होता है, इसमें क्या होता है, प्लांट का जो पार्ट होता है ग्रोथ वाला, वो ग्रेविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर जाता है। उसको भी क्या कहा जाता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के टुवार्ड्स बढ़ रहा है। जैसे कि रूट्स हो गया प्लांट का, वो कैसे होता है, ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है। यानी कि अगर कोई पेड़ लगा हुआ है और उसका रूट डेवलप हो रहा है तो कैसे नीचे की ओर जा रहा है, ग्रेविटी के पास जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव रूप में रिएक्ट कर रहा है, उसको जियोट्रॉपिज्म का बात कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म जो है वो क्या करता है, ग्रोथ जो वाटर की तरफ से, मतलब जो वाटर की तरफ ग्रोथ होता है उसको कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे गए हैं जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। उसका ग्रोथ होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म की मेथड से। नेक्स्ट देखते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म के में क्या होता है कि प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो केमिकल्स के टुवार्ड होता है, इसको कीमोट्रॉपिज्म कहा गया है। जैसे कि केमिकल का ग्रोथ, जैसे कि कोई भी पॉलन ट्यूब हुआ, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उस वक्त में जो उसका ग्रोथ देखा जाएगा वो कीमोट्रॉपिज्म कहा जाएगा। उसके बाद थीमोट्रॉपिज्म देखते हैं। थीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है, प्लांट जो है वो, प्लांट का पार्ट जो है जो टच करने से ग्रोथ अप होता है, उस तरह का पार्ट। जैसे कि अगर द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी हम चीज़ को टच करते हैं तो उस वक्त में जो उसका ग्रोथ रिस्पॉन्स होता है उसको कहते हैं थिग्मोट्रिपिज्म। देखो आपने छुई मुई का पेड़ देखा होगा, और उसमें आप इस चीज़ को, टच वाले पार्ट को देखते होंगे। वही साथ ही साथ आप देखते हो जैसे कि करेले का पेड़ या फिर खीरा का पेड़, ये सब क्या होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म के हिसाब से वर्क कर रहा होता है। ये किसी न किसी चीज़ को छू करके, यानी किसी न किसी चीज़ के सहारे से अपना ग्रोथ परफॉर्म कर रहा होता है, उसको कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। अब हम निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म समझते हैं, यानी कि जो लाइट की तरफ ना बढ़ करके लाइट के अवे बढ़े उसको कहते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब निगेटिव जियोट्रॉपिज्म की बात करते हैं, जो लाइट की तरफ ना बढ़ करके, मतलब जो ग्रेविटी की तरफ ना बढ़ करके ग्रेविटी के अगेंस्ट बढ़े, उसको कहते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, जो मूवमेंट करता है वाटर से हट करके, उसको कहते हैं हम निगेटिव फोटो हाइड्रोट्रॉपिज्म। और कि मतलब जो केमिकल के अकॉर्डिंग रिएक्ट ना करे, केमिकल से दूर हट के करे उसी को। तो दोस्तों ये सारा रहा कोऑर्डिनेशन पार्ट हमारे प्लांट्स का। अब हम नेस्टिक मूवमेंट्स की बात करते हैं। इससे पहले हमने ट्रॉपिक मूवमेंट को देखा, अब यहाँ पे हम नेस्टिक मूवमेंट करेंगे। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जब कोई भी मूवमेंट नहीं होता है प्लांट का किसी स्टिमुली के मिलने से, उसको कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। इसके अंदर ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो जाता है मूवमेंट का। जैसे कि व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट लाइक मिमोसा पुडिका दे फोल्ड। मतलब क्या कि इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ को टच करते हैं, कोई स्टिमुली प्रोवाइड करते हैं, तो उसका ग्रोथ नहीं होता, उसका उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस होता है, उसको कहते हैं। जैसे कि छुई मुई का पेड़, छुई मुई का पेड़ क्या होता है, उसको छूने से वो अपने आप बंद हो जाता है, तो उसको कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। वो जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, एक डायरेक्शन में स्टिमुलस प्रोवाइड करता है। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में ये ज़रूरी नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। अब डिपेंडेंसी ऑफ ग्रोथ का फैक्टर देखते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में कोई भी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी ग्रोथ का डिपेंडेंसी शो नहीं होता है। नेचर ऑफ मूवमेंट देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर ग्रोथ हो रहा है ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर तो वो एक परमानेंट फॉर्म में होता है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि वो एक टेम्पोररी और रिवर्सिबल फॉर्म में होता है। जैसे कि अब छुई हुई के पेड़ को छुए तो वो बंद हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपने आप अपनी पत्ती को खोल लेती है, तो उसी को कहते हैं टेम्पोररी और रिवर्सिबल। अकरेंस इन प्लांट, ये क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो सारे
प्लांट्स में परफॉर्म होता है। आप देखते होंगे सारे प्लांट जो है लाइट की तरफ बढ़ते हैं, लंबाई से बढ़ते हैं, काफ़ी दूर तक बढ़ते हैं, उसके रूट्स जो है ग्रेविटी की तरफ बढ़ रही होती है। तो ये सारे प्लांट्स में देखा जाता है, लेकिन ये नास्टिक मूवमेंट जो है वो किसी स्पेशलाइज्ड प्लांट्स में ही देखा जाता है, जैसे कि छुई मुई। अब आप मुझे बताओ, क्या आप अमरूद या फिर आम के पत्ते को छूते तो क्या वो अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करता है, अपने आप बंद होने लगता है? नहीं ना। तो इसी को कहते हैं। देन स्पीड ऑफ अ मूवमेंट, इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, इसलिए ये स्लो एक्शन होता है, और ये जो होता है इमीडिएट एक्शन होता है एनास्टिक मूवमेंट। तो देखो बेसिकली यही कहा गया है, मूवमेंट्स बताया गया कि कैसे प्लांट रिएक्ट करती है किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के आने से। तो एक्सटर्नल स्टिमुली में सनलाइट जब मिलता है प्लांट्स को तो वो एक्ट्रॉपिक मूवमेंट्स को दिखाने लगता है। वहाँ जो ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ का जो फैक्टर होता है वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर देखा जाता है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट के अंदर कोई भी ग्रोथ का फैक्टर नहीं देखा जाता है। वो एक रिवर्सिबल फॉर्म देखा जाता है और एक टेम्पररी फॉर्म देखा जाता है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, ट्रॉपिक मूवमेंट हम सारे प्लांट्स के अंदर देखेंगे, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट्स हम सारे प्लांट्स के अंदर नहीं देखेंगे। एक स्पेशलाइज्ड प्लांट्स के अंदर ही हम नेस्टिक मूवमेंट्स को देखेंगे। यहाँ पे देखो एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बात किया गया। एनिमल्स के अंदर कहा गया स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए एनिमल्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फॉर्मेशन है, लेकिन वही प्लांट्स के अंदर कोई एक ऐसा स्पेसिफिक टिश्यू नहीं बना हुआ होता है। दे चेंज शेप बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इन मसल। इनके मसल के अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका जो मसल होता है एनिमल का वो चेंजेस शो करता है, जिससे उनका शेप जो होता है चेंज होता है। लेकिन प्लांट के अंदर जो चेंज होता है शेप का, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के अमाउंट की वजह से, प्रेजेंट रहने की वजह से, जैसे कि उनका सेल का स्वेलिंग या फिर श्रिंकिंग वाला पार्ट होता है वो होता है। तो किस वजह से जो प्लांट अपने लीफ में वाटर स्टोर करके रखती है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से होता है। ना हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हॉर्मोन्स है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो हेल्प करता है सेल को ग्रो करने में, लंबा करने में। ऑक्सिन जो है वो हमेशा टिप ऑफ स्टीम पे प्रेजेंट होता है। ये उसकी हाइट के लिए, ये उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रोथ हार्मोन के रूप में अगर हम देखते हैं तो ऑक्सिन आता है। ठीक है, अब जैसे कि देखो लाइट अगर किसी एक साइड से प्लांट के पास आ रहा होगा तो ऑक्सीजन जो है वहाँ पे डिफ्यूज करता है उस सैडी साइड ऑफ द सूट को, कि वो उधर ग्रोथ अप करे। सेल जो हो जाएगा उधर का ग्रो हो जाएगा ज़्यादा और सूट से दूर होता जाएगा। वही प्लांट जो होगा वो बेंड होगा किसकी तरफ, लाइट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं हम साइटोकाइनिन के बारे में कि साइटोकाइनिन जो है ये क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। साथ ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है किसी भी कंसंट्रेशन में, ताकि वहाँ सबसे ज़्यादा सेल का डिवीज़न हो सके। ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन भी एक ग्रोथ हार्मोन है प्लांट्स का। जिबरलिन्स को देखते हैं, ये हेल्प करता है ग्रोथ करने में स्टीम को, ये भी ग्रोथ हार्मोन के रूप में माना जाता है। अब देखते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं, यानी कि ये रोकने से मदद करता है। ठीक है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, और ये विल्टिंग ऑफ लीव्स यानी कि पेड़ों को, पेड़ के पत्ते या फिर डंटे जो होते हैं उसको झाड़ने में मदद कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। और जब फ्रूट पक जाते हैं तो उसको भी नीचे गिराने में कौन मदद करता है, एब्सिसिक एसिड। देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, ये बात आप याद करके रखना। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर घर पे करके लाना, और होपफुली आप यहाँ पे एक बार इन सारे आंसर्स को लिखने की भी कोशिश करना। पहला तो क्या है, रिसेप्टर क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और 4 तरह के रिसेप्टर्स जो मैंने आपको बताए, ऑल्फैक्टरी, गस्ट्री, उसके साथ साथ मैंने अभी बहुत सारे रिसेप्टर्स के बारे में बताया। आप उन सभी रिसेप्टर्स को डिस्क्राइब करना। उसके बाद आप न्यूरॉन का एक वेल लेवल डायग्राम बनाना, जहाँ उसका सारा इंफॉर्मेशन लिखना। साथ ही साथ आप वहाँ उसके इलेक्ट्रिक इम्पल्स के बारे में बताना, केमिकल सिग्नल्स के बारे में बताना, उनका ट्रांसमिशन बताना। ठीक है, ये एक दिया गया है आपके रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन, कि अगर कोई भी बच्चा कैसे किसी हॉट पेन को छूता है और इमीडिएटली हाथ खींच लेता है, तो उस वक्त में वो जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो किस चीज़ को दिखा रहा है। तो आपको रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है अपने खुद की हेल्प से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है कि ब्रेन हमारे कौन से तरह के एक्टिविटीज़ के लिए इन्वॉल्व होता है, जैसे कि पेंसिल को पकड़ना और उसको घसना या फिर वॉमिटिंग, ये सब कौन सा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो करता है। मैंने अभी आपको पढ़ाया है, प्लीज़ आप इसको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। उसके बाद देखना है ब्रेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग पोस्चर बैलेंस के लिए, कंट्रोलिंग हार्ट बीट के लिए, इनेबलिंग थिंकिंग के लिए, रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर के लिए, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड को एक्सप्लेन करना है, सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ये डिफाइन जियोट्रॉपिज्म के बारे में बताया गया, ये वेल लेवल एक डायग्राम पूछा गया है आपसे जो आपको जियोट्रॉपिज्म के बारे में बताना है, तो हाँ आप इसको भी लिखने की प्रैक्टिस करना। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मैंने यहाँ पे आपके साथ प्लांट के साथ साथ एनिमल का भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम आपके साथ साझा किया है, जहां आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी सब चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की और रेगुलेट करने की। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमारा जो रीच है वो बढ़ता है, और इतनी सारी मेहनत करने के बाद एक सब्सक्राइबर की डिमांड करना कोई गलत नहीं है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नीड है और ये हमें एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है न्यू वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो प्लीज़ इतनी सी हेल्प आप मेरी ज़रूर करिए, मैं आपकी इतनी हेल्प कर रही हूँ इस वजह से। और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे, आप पहले इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर बना करके लाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।